हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। यूपीएससी जीएस 1 में जो इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस सेगमेंट से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें पहले हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज से संबंधित जो सिलेबस यूपीएससी ने हमें दिया है उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उसी सिलेबस के किसी एक टॉपिक से हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। ऐसे ही करके हम 7-8 वीडियो में जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको आज के इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा भारतीय समाज से रिलेटेड, उसका पहले सिलेबस देखते हैं और उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस जीएस 1 में हमें सोसाइटी वाले सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस देखते हैं सोसाइटी का यानी कि भारतीय समाज का। तो पहला इसको मैंने 6 सेगमेंट में बांट दिया है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा, इजीली इसको समझ सकेंगे सिलेबस को, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसको इन्हीं अलग अलग सब टॉपिक के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। 2013 से लेकर के 2019 तक अभी तक इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा, टॉपिक में या सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, यह है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, यानी कि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और कितने प्रकार के महिला संगठन है, यानी कि महिलाओं की उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो संगठन बनाए गए हैं उनका क्या भूमिका रही है। इस टॉपिक में से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, यानी पिछले 6 सालों में 6-7 सालों में आप कह सकते हैं कि 9 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको हम देखेंगे, और गरीबी और विकासात्मक विषय। इससे 3 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2019 तक। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये 2013 से 2019 के बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पर मार्क किया है और लिखा है। चौथा टॉपिक है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन और उनसे जुड़ी समस्याएं, साथ ही साथ उसके रक्षा के लिए उपाय, यानी कि शहरीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको, उनके सुधार में क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उससे रिलेटेड इस टॉपिक में हम देखेंगे। देन 5वां टॉपिक है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी पर, भारतीय समाज पर अलग अलग वर्गों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद टॉपिक 6 देख लेते हैं। टॉपिक 6 में हम चर्चा करेंगे सामाजिक सशक्तिकरण की, यानी कि सोशल एम्पावरमेंट की। उसके साथ संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म, और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 6-7 सालों में, ठीक है। तो जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है 2013 से लेकर के 2019 तक, इसमें टोटल मिलाकर के 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको हम छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो होगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक से, यानी कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। इसको पढ़ेंगे और इसके होपफुली 2 से 3 पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज जो होगा इससे रिलेटेड पहला पार्ट होगा जो कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन के बारे में होगा, ठीक है। तो उसके आगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे।
तो देखते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति। तो प्राचीन काल से, यानी कि काफ़ी पुराने समय से, यानी लगभग 2-3-4 हज़ार साल पहले से मानकर चलें, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति परिवर्तनशील रही है। यानी कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो मध्यकाल और आधुनिक काल आते आते उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है वो प्राचीन काल से ही परिवर्तनशील रही है। किसी काल में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ रही हैं, तो किसी काल में उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। तो वैदिक काल की संस्कृति महिलाओं की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। इस युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। यानी कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल की संस्कृति में क्या था, महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी और उनकी उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। यानी कि जो वैदिक काल की संस्कृति है वो महिलाओं की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। इस युग में जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या इस प्रकार की जो अन्य सामाजिक कुरीतियाँ थी, इस प्रकार की किसी भी कुरीति का समाज में विद्यमान नहीं थी। यानी कि इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वैदिक काल में, इनका आप कह सकते हैं कि ये विद्यमान नहीं थी, अनुपस्थित थी। ठीक है। संपत्ति संबंधित अधिकार, यानी कि संपत्ति अधिकार जीवन साथी के चुनाव और उससे विच्छेद के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। यानी कि महिलाओं को वैदिक काल में संपत्ति से संबंधित अधिकार भी थे, उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी था, और यही नहीं, उनसे विच्छेद यानी कि अपने जीवन साथी को छोड़ने का भी पूर्ण अधिकार महिलाओं को दिया गया था। यानी कि महिलाएं काफ़ी स्वतंत्र थीं वैदिक काल के दौरान। उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति सम्मानीय थी। यानी कि जो वैदिक काल के बाद का काल था उत्तर वैदिक काल, उसमें भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, सम्मानीय थी। इसके अतिरिक्त महाकाव्य युगीन समाज में भी स्थिति सुदृढ़ थी। यानी कि बेसिकली प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, सुदृढ़ थी, जबकि आज के समय में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन अरस्तु के समय से आना प्रारंभ होता है। तो जैसे अगर आपने PSI और ऑप्शनल वाली जो मेरी सीरीज़ है, अगर आपने उसमें वीडियो देखा होगा अरस्तु से रिलेटेड, तो अरस्तु ने क्या कहा था कि जो महिलाएं हैं वो राज्य में नागरिक नहीं है। यानी कि महिलाओं को एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक के तौर पर नहीं देखा गया था। ठीक है, तो ये कौन सा समय था अरस्तु के टाइम का, यानी कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी, यानी कि जो अरस्तु थे वो करीब 380 ईसा पूर्व से लेकर और तीसरी शताब्दी के मध्य में ही उनका कार्यकाल रहा था पूरा। तो उस समय क्या था कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो बिगड़नी शुरू हो गई थी, यानी कि उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अरस्तु ने महिलाओं को नागरिकता की उपाधि से वंचित कर दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इस वाले वीडियो को, यानी कि अरस्तु से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया उसको देख सकते हैं। भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट, यानी कि भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट कब से आना शुरू हुई, ये मुख्यतः 3 से 11वीं शताब्दी, यानी कि ईसा पूर्व यानी ईसा के बाद, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि तीसरी से 11वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है कि महिलाओं की स्थिति में क्या होने लगा, गिरावट आने लगी। महिलाओं के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कही गई, यानी कि इस समय में, जिस समय भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी, इस समय महिलाओं से संबंधित कुछ आप कह सकते हैं कि वक्तव्य दिए जाते थे। तो उसी में से एक मैंने यहाँ पर लिखा है, ये संस्कृत में लिखा गया है और इसमें कहा गया है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवेन रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य यर्हि। तो इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात
स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में भाई और पति, वही वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहती है। यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, वो बचपन में अपने पिता के आप कह सकते हैं कि पिता के कंट्रोल में रहती हैं। देन उसके बाद युवावस्था में भाई और पति के अधीन रहती हैं, वहीं वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन रहती हैं। यानी कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। यानी कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय और काफ़ी वल्नरेबल दिखाई गई है इस समय में। आगे देखते हैं। मनुस्मृति में उल्लिखित है, तो जो मनुस्मृति थी एक रिलीजियस टेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो विवाह का विधान ही महिलाओं का उपनयन है। यानी कि महिला के बारे में मनुस्मृति में क्या दिया गया है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। विवाह का विधान ही महिलाओं का उपनयन है, वहीं पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है। तो इस प्रकार क्या मनुस्मृति में ये क्या प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एज ए सेवक यानी कि एज ए सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया, उनको एक नौकर की भांति यानी कि उनको बंधनों में बांधकर रखा गया, ऐसा मनुस्मृति में ये उल्लिखित है। अब मध्यकाल आते आते महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। यानी कि मध्यकाल जो आप जनरली कहते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य तक, तो इस काल में जो थी महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई और दयनीय स्थिति हो गई। महिलाओं से शिक्षा संबंधित अधिकार छीन लिए गए। यानी कि अब महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें घर बार में ही रखा गया और घरेलू कार्यों से ही जोड़कर उन्हें देखा जाता था, ठीक है। घरेलू कार्यों में और सेवाओं में उनको क्या किया, लगा दिया गया। यानी कि इसके अलावा उनसे किसी भी प्रकार का अन्य कार्य नहीं करवाया जाता था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अब जैसे आधुनिक समय में बात करें तो जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो तब से लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सुधार आया भी है महिलाओं की स्थिति में। लेकिन अभी भी हम यह कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक और सुधार की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाले आपको ये टेक्स्ट दिया ना यहाँ पर लिखकर, जैसे मनुस्मृति में ये उल्लिखित है, या फिर पीछे वाले इस वाले पेज पर हमने ये एक श्लोक लिखा। तो अगर आप इनको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें बीच में मैं ऐड करता हूँ उनको आप अच्छे से अलग से किसी पेज पर या किसी कॉपी में लिख कर रख लें, ठीक है, ताकि जब भी आप महिला से रिलेटेड या और भी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आंसर लिखेंगे तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। आप इसको उसके आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं समकालीन समाज में महिलाएं से संबंधित समस्याएं, यानी कि आज के वर्तमान समाज में महिला से संबंधित क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो पहली समस्या, प्रति 1000 पुरुषों पर घटती जनसंख्या। जैसे कि आपको मालूम ही है कि भारतीय जो लिंग अनुपात है, यानी कि भारत में जो स्त्री पुरुष का लिंग अनुपात है जो कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बताता है, तो वो प्रत्येक जनसंख्या के साथ काफ़ी उसमें गिरावट आई है। 1951 से लेकर के और 2011 तक इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। हालांकि 1951 से लेकर 1991 तक जो गिरावट आई उसके बाद लिंग अनुपात में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली 2011 तक। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं ही थी। यानी कि जो 2011 की जनसंख्या थी उसके अनुसार 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं ही यानी कि उनका लिंग अनुपात है। तो अभी भी इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भी एटलीस्ट 90 या 1000 के आसपास तो होनी चाहिए। तो इसमें अभी भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। इसका कारण क्या है कि
जो जनसंख्या या आप कह सकते हैं लिंग अनुपात में गिरावट का कारण क्या है? तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मक समाज है यानी कि पैट्रियार्की जो हमारे समाज में विद्यमान है, वो कहीं न कहीं इस लिंग अनुपात के लिए ज़िम्मेदार है। क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों को यानी कि मेल को ज़्यादा डोमिनेंट यानी कि मेल को ज़्यादा चाहा जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन को, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि एक लड़का उनके पास होना चाहिए, यानी कि लड़के का जन्म होना चाहिए, ना कि लड़की का, यानी कि लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़की के मुताबिक। तो ये कहीं न कहीं जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसका एक कारण है कि आज भी समाज में जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी कम देखने को हमें मिल जाता है। दूसरी समस्या है वो है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आप एनसीआरबी के डाटा को देखते हैं, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार प्रत्येक वर्ष में जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, चाहे बलात्कार हो, यौन शोषण, ये जितने भी तरह के अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा हो या अन्य तरह के अपराध, उन सभी की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं ये प्रदर्शित करता है कि आज भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरी समस्या पर बात करते हैं, तो तीसरी समस्या है हमारा धार्मिक कानून में भेदभाव। यानी कि आपने देखा है कि जो अलग-अलग धर्म हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसमें क्या होता है कि महिलाओं को कहीं न कहीं दबाया जाता है और उनको वे अधिकार नहीं दिए जाते जो जनरली मेल्स को दिए जाते हैं, ठीक है? जो पुरुषों को दिए जाते हैं, उसके मुकाबले महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि मंदिर, मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध, जैसे कि अभी सबरीमाला टेम्पल का इशू था, तो उसमें महिलाओं को 10 से 49 उम्र की आयु में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाते हुए इसको गैर कानूनी या इसको गलत ठहराया, ठीक है? उसी प्रकार से मस्जिद में भी महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध होता है, यानी कि वहाँ पर महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से महिलाओं के साथ धार्मिक आधार पर भी काफ़ी भेदभाव होता आया है और ये अभी भी चल रहा है। अब चौथी समस्या पर देख लेते हैं, चौथी समस्या को। तो रोज़गार में असमानता, ये तो आपने भी देखा होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमें मेल्स ज़्यादा दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है? यानी कि जो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो महिलाओं की प्रतिशत है, महिलाओं की प्रतिशतता है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। यानी कि आदमी और पुरुष, ठीक है? पुरुषों का आंकड़ा महिलाओं की तुलना में ज़्यादा दिखता है जब भी रोज़गार की बात आती है। हालाँकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो रोज़गार में संलग्न महिलाएँ हैं, वे शहरों की महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा हैं। आंकड़ों के अनुसार शहरों के मुकाबले गाँव में महिलाएँ रोज़गार में अधिक संलग्न हैं। इसका मेन रीज़न आप समझ सकते हैं कि जो शहर हैं यानी कि जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मेल्स यानी कि पुरुष जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। हालाँकि महिलाएँ भी करती हैं, लेकिन जिस परिवार में अगर पुरुष अच्छे वेतन कमाता है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो महिलाओं को जनरली काम के लिए मना कर दिया जाता है, उन्हें घर पर ही रखा जाता है। जबकि जैसे गाँव होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पुरुष होते हैं वे तो खेती करते ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि गाँव में आप खेती ही एक ऐसा रोज़गार है जिसको ज़्यादातर किया जाता है। तो खेती में पुरुषों के साथ-साथ आपने देखा होगा महिलाएँ भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देती हैं। तो जो गाँव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर महिलाओं की जो रोज़गार में प्रतिशत है, वे शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिखता है। दूसरा कारण ये भी है कि कई बार जो पुरुष होते हैं, वो गाँव से शहरों की तरफ रोज़गार के लिए आ जाते हैं, तो जो खेती का कार्य होता है, वो घर की जो महिलाएँ होती हैं, वही सँभालती हैं। तो ये 2 कारण आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से गाँव में महिलाओं की जो रोज़गार में प्रतिशत है, वो शहरों की महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। अगली समस्या पर बात कर लेते हैं, 5वीं समस्या, वो है
महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन न मिलना। तो ये तो आपने भी शहरों में, गाँव में देखा होगा, जो लेबर्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि घर बनाने वाले या कंस्ट्रक्शन वर्क में जितने भी लेबर्स होते हैं, उनको पुरुषों को जो वेतन दिया जाता है जनरली उससे कम वेतन महिलाओं को दिया जाता है। हालाँकि दोनों का कार्य क्षमता और दोनों की मेहनत बराबर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है, जो कि क्योंकि किसी भी सेम वर्क के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन ना मिलना एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न करता है। अगली समस्या देख लेते हैं। शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को अवसर की कमी। तो आपने देखा ही होगा कि हायर स्टडीज़ में, यानी कि उच्चतर शिक्षाओं में महिलाओं की जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन। यानी कि पुरुष जो होते हैं वे ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि महिलाओं को जनरली 10वीं 12वीं कराकर या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कराकर उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता। तो इस वजह से उनको रोज़गार में भी उतने अवसर नहीं मिल पाते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शिक्षा में भी उनकी कमी आती है और रोज़गार में भी उनकी प्रतिशत में कमी दिखती है। अगली समस्या देख लेते हैं, विज्ञान भारतीय सेना क्षेत्र में नगण्य भूमिका। यानी कि जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र हो गए, साइंटिस्ट जो फील्ड होती है साइंस की फील्ड में, या जो आर्म फोर्सेस होते हैं, भारतीय सैनिक बल जो होते हैं, उसमें भी आपको महिलाओं की स्थिति काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, एक चिंताजनक बात है हमारे समाज के लिए। ठीक है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगली समस्या देख लेते हैं, वे है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को समाज रूपी बाधा से पार पाना मुश्किल है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को एक भेदभाव के नज़रिए से, यानी कि यदि कोई महिला बाहर कार्य करने जाती है तो उसको एक दूसरे तरीके से देखा जाता है। यानी कि उनको ताने मारे जाते हैं महिलाओं पर कि ये तो पुरुषों का काम है और महिलाएं इस कार्य में मतलब उनको इस कार्य में नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको घर पर बैठकर घरेलू कार्य ही करने चाहिए। यानी कि जो रूढ़िवादी सोच है वो गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक नोट करने की बात है जो कि लिंग अनुपात से रिलेटेड है, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत में लिंग अनुपात में गिरावट के कारण हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और नोट करके यहाँ पर आपको पॉइंट्स में बता दिया है कि देखिए, जो लिंग अनुपात में गिरावट है वहाँ पर तो हमने देखा ही था क्या कारण थे। यहाँ पर 1-2 कारण और हैं। तो पहला कारण है इसमें गर्भ के समय लिंग का पता करना। यानी कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो गर्भ के समय होता है उसके समय बच्चे का लिंग पता करके यदि वो महिला होती है तो उसको भ्रूण हत्या के ज़रिए मार दिया जाता है। हालाँकि ये गैरकानूनी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लिंग अनुपात है उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। इसके साथ ही जो नवजात स्त्री शिशु होती हैं उनके देखभाल में ढील की जाती है। यानी कि ये जो स्त्री शिशु पैदा होती है उसको उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाती और उनका उतने अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता जितना किसी एक पुरुष शिशु से रखा जाता है। यानी कि महिला शिशु को कम महत्व दिया जाता है, जिससे कई बार क्या होता है, उनकी प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है। यानी कि शैशवावस्था में ही उनकी मृत्यु भी कई बार हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ आप कह सकते हैं केयर। यानी कि लैक ऑफ केयर के चलते कहीं न कहीं उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, जिससे भी जो लिंग अनुपात होता है उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तीसरी पॉइंट देख लेते हैं, स्त्री के जन्म होने पर उसकी हत्या कर देना। यानी कि आपने कई बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि स्त्री के जन्म होने पर उसको या तो कहीं दूसरे जगह पर या कहीं कूड़ेदान में या ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं न कहीं गैर कानूनी तो है ही, और इसके साथ ही ये जो भारत का जो लिंग अनुपात है उसमें भी असंतुलन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहीं न कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। 1 सेकंड, यहाँ नीचे, ओके ठीक है। अब आगे देखते हैं कि
भारतीय पितृसत्तात्मकता और पश्चिमी पितृसत्तात्मकता, यानी कि जो पैट्रियार्की है, इंडियन पैट्रियार्की और वेस्टर्न पैट्रियार्की में क्या डिफरेंसेस हैं। हालांकि वेस्ट में भी, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और भारत में भी भेदभाव होता है, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में ये स्थिति ज़्यादा है, यानी कि भारत में पितृसत्तात्मकता ज़्यादा विद्यमान है एज कंपेयर टू जो वेस्टर्न पैट्रियार्की है। तो पश्चिमी देशों में महिलाओं को सिर्फ आर्थिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ पर आर्थिक भेदभाव का महिलाओं को सामना करना पड़ता है, जैसे कि रोजगार संबंधित, वित्तीय निर्णय संबंधित या संपत्ति संबंधित। यानी कि रोजगार में ये हमें थोड़ा भेदभाव देखने को मिलता है महिला पुरुष के बीच। वहीं जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो परिवार में ज़्यादातर मेल्स द्वारा ही लिए जाते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स होते हैं वो भी पुरुष को ज़्यादा दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, वो पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यूज़ पर बेस होता है, यानी कि आर्थिक स्तर पर इस तरह का भेदभाव किया जाता है। जबकि जो भारत है, भारत में क्या है, भारत में आर्थिक स्तर पर तो भेदभाव किया ही जाता है, उसके अलावा भी कई अन्य स्तरों पर भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं को आर्थिक स्तर के साथ कई अन्य स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे धार्मिक आधार पर, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है, सबरीमाला इशू हो गया, या इस तरह के जो भी अलग से जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड है, तो अलग अलग कानून बना दिए जाते हैं अलग अलग धर्मों में महिलाओं के लिए, जिससे उनका कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। समाज में उनके साथ यौन शोषण जैसी समस्याएं, या फिर समाज उनको वो महत्व नहीं देता जो कि पुरुषों को दिया जाता है। तो इस तरह से भी उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, जो कि भारतीय समाज में देखा जाता है ड्यू टू पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्तात्मकता की वजह से इस तरह के आधार पर भेदभाव सिर्फ भारतीय समाज में ही देखा जाता है। उसके अलावा राजनीतिक आधार पर भी जनरली आपने देखा ही होगा कि राजनीति में भी महिलाओं की उतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि महिलाओं को राजनीति में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए आपने नहीं देखा होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में, वो अभी भी कई सालों से बीच में अटका हुआ है, यानी कि उसको पास नहीं किया गया, जिसमें प्रावधान है कि संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 33% सीटों पर महिलाएं चयनित होकर आएंगी, लेकिन उसको अभी तक पास नहीं किया गया है। तो राजनीतिक आधार पर भी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे सामाजिक आधार पर कि दहेज ना देने पर महिलाओं के साथ हिंसा होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, जला दिया जाता है। तो इस तरह के केस भी आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। घरेलू हिंसा की जाती है, उनके साथ मानसिक और फिजिकल सभी तरह के वायलेंस किए जाते हैं। इसके साथ समाज में उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, यौन शोषण संबंधी, या कार्यस्थल पर भी उनके साथ क्या होता है, यौन शोषण जैसी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये भारत में मुख्यतः देखने को मिलती हैं, क्योंकि भारत क्या है, एक पितृसत्तात्मक समाज है। हालांकि इस तरह की समस्या हमें वेस्टर्न पैट्रियार्की में नहीं देखने को मिलती। वहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यूज़ पर ही ज़्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखने को मिलता है, लेकिन भारत में रिलीजियस आधार पर भी देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। तो आज का ये था पूरा लेक्चर, जो कि था महिला संबंधित विचार या भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। इसके आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे इस तरह से पूरा। तो आज के जो चैप्टर जो हमने पढ़ा या जो भी हमने लेक्चर में सीखा, उसके आधार पर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं 2013 से 2019 के बीच, तो उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो उनमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति को
पितृतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी कि पैट्रियार्की महिलाओं की, बेसिकली जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं जो कि रोजगार करती हैं, उनको किस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है, इसका आपको कारण बताना है, यानी कि लिंग अनुपात में जो असंतुलन है वो क्यों है, उसके पीछे आपको तर्क देने हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप, आई होप कि आप अच्छे से घर से ट्राई करोगे। तो आज का वीडियो था ये महिला संबंधित विचार और महिलाओं की भारत में क्या स्थिति है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।